सोचिए कि रात ज्यादा हो गई है, अंधेरा चारों तरफ फैल चुका है, खामोशी गूंज रही है। और इसी सिनेरियो में आप अपने घर में मौजूद हों, इस बात से लाइल्म कि घर की दीवार की दूसरी तरफ एक ऐसी शय, एक ऐसी मखलूक, एक ऐसी चीज, एक ऐसा इंसिडेंट आपका इंतजार कर रहा है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। सोचिए क्या करेंगे आप? ऐसा ही कुछ एक हमारे लिसनर के साथ एबटाबाद में पेश आया। कहती हैं, जुम्मे की रात थी, हमारे घर हमारे नाना आए हुए थे। तकरीबन रात के 2:30 बजे तक हमने खूब सारी बातें की। फिर नाना जान सो गए। मैंने उनको ब्लैंकेट उड़ाया और खुद उसी कमरे के दूसरे बिस्तर पर लेट गई। जिस कमरे में मैं और मेरे नाना लेटे हुए थे, उस कमरे में बिस्तर के सीधे हाथ पे दीवार पे कई सारी खिड़कियां थीं जो कि बैल्कनी की तरफ खुलती थीं। फिर गैराज प्लस गार्डन है जो रूम के अंदर से साफ नजर आता है। मैं सुकून से लेट गई। मैं नहीं जानती थी कि आज का इतना हसीन दिन इतनी खौफनाक रात में बदल जाएगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। 3 बज चुके थे। मोबाइल यूज करने का सोचा तो देखा बैटरी लो है, तो सोचा कि क्यों ना मोबाइल यूज कर लिया जाए। और जैसे ही बैटरी खत्म होगी फिर सो जाऊंगी। नाना तो सो चुके थे। अभी मोबाइल यूज करना ही शुरू किया था कि मुझे भेड़ियों की आवाज आना शुरू हो गई जो अक्सर हमारे इलाके में आती है, लेकिन काफी दूर दराज से आती थी। लेकिन इस बार थोड़े करीब से आ रही थी और अचानक उन्हीं आवाजों के साथ जोर जोर से किसी औरत के बोलने की आवाज आने लगी। और वो इतना चीख चीख कर बोल रही थी जैसे लड़ रही हो। मैंने इग्नोर किया कि शायद किसी के घर में लड़ाई हो रही होगी। आवाज भी दूर से आ रही थी, तो मैंने फिर मोबाइल यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आवाज मुझे इतने करीब से आने लगी जैसे हमारे गैराज के बाहर कोई औरत चीख रही हो। मैं उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उसने चीख चीख के रोना शुरू कर दिया। तो मैं उठकर बैल्कनी की गेट तक गई कि शायद कोई गलत कर रहा है उसके साथ। एटलीस्ट गेट खोल के देखूं क्या हो रहा है। अगर मदद कर सकी तो करूंगी। लेकिन ये सारी चीजें सोचने के बाद मेरी नजर दीवार पे लगी घड़ी पर पड़ी तो देखा रात के 3:30 हो रहे हैं। शायद मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान है तो बाहर बैठे सिक्योरिटी गार्ड को भी वो नजर आ रही होगी
या ये आवाज सुनाई दे रही होगी वो हैंडल कर लेगा। ये सब सोचने के बाद मैं वापस आकर लेट गई और वो आवाजें भी अब रुक गईं। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे गैराज में से उसी औरत के अजीब तरीके से हंसने की आवाज आना शुरू हो गई। मेरी हालत खराब हो गई, वो आवाजें भी मैं फौरन मोबाइल साइड पर रखा, भाग के नाना जान के पास गई, बट ये सोचकर उनको उठाते उठाते रह गई कि अभी तो सोए हैं, नींद खराब हो जाएगी। और वालदा और वालिद को उठाने के लिए नहीं गई कि नाना जान को इस रूम में अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूं। फिर मैंने हिम्मत की, वापस बेड पर लेटी, इस उम्मीद के साथ कि ये जो भी मखलूक मुझे तंग कर रही है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और आज रात मुझे ये सब फेस करना पड़ेगा। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। मैं लेटी हुई थी कि गैराज में कील ठोकने की आवाज आने लगी। कोई बहुत बड़ी बड़ी कीलें ठोक रहा था। वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, पर मैं खामोश थी। खुद को दिलासे दे रही थी और आयतुल कुर्सी का विर्द करे जा रही थी दिल दिल में। फिर तो वो जो चीज थी इस कदर करीब आ गई थी कि ऐसा लग रहा था कि बैल्कनी की छोटी सी दीवार से लगकर वो औरत टहल रही है। 6-7 कदम आगे चलती, फिर मुड़कर पीछे चलती। उसके कदमों की आवाज उसकी पायल की वजह से मुझे साफ आ रही थी। ऐसा लग रहा था बस उसको मेरे बाहर आने का इंतजार हो जैसे। मेरी नजर बैल्कनी में ही थी, बस डर था कि वो झांक कर ना देख ले। शायद मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर पाऊं। तो मैंने जैसे ही जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो उसी भेड़िए की आवाजें आना शुरू हो गईं। साथ में उसी औरत की भी, जैसे आपस में कुछ बोल रही हो। मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि उस आवाज जो मेरे कान में साफ साफ आ रही थी, एक अल्फाज भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। बहुत ही अजीब लैंग्वेज थी। मैं मुस्तकिल आयतुल कुर्सी पढ़ती रही और उसके बाद पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई और सुबह उठते ही मैंने अपने वालिदैन को ये सारा वाकया बताया। उन्हें पूरा यकीन था क्योंकि बाबा ने बताया कि अक्सर उन्हें भी बाहर किसी औरत की एग्जिस्टेंस फील होती है, जैसे किसी के चलने की आवाज आती है या कभी कभी तो दिखाई भी देती है। उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि बताया क्यों नहीं, उठाया क्यों नहीं, फौरन उठाया करो। खैर, हमारे एरिया में दूसरे मखलूक की तादाद बहुत ज्यादा है। कोई घर ऐसा नहीं है जिसके एक भी मेंबर के साथ इस तरह के वाकयात पेश आए हों। 11 बजे के बाद निकलना भी सख्ती से मना कर दिया गया है। ये सोच के खौफ आता है कि अगर मैं उस दिन बाहर चली जाती तो क्या होता मेरे साथ। इस वाकये का एक दूसरा पहलू ये भी है कि जब ये वाकया मेरे बाबा ने किसी से शेयर किया तो उन्होंने मेरे वालिद को बताया कि वहां पुराना दरख्त था, किसी ने कटवा दिया है। हमें नहीं मालूम कि उस शख्स को ये कैसे पता चला कि वहां पे दरख्त था कि नहीं था, क्योंकि हकीकत में थोड़े ही दिन पहले हमारे पड़ोसियों ने अपने घर से एक दरख्त कटवाया था। इसलिए शायद उस दरख्त के कटवाने की वजह से ही वो मखलूक हमारे सामने आ गई।
ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन. मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी. तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम. खैर जनाब, हमारे शो में शामिल होने के 5-6 तरीके हैं जो जल्दी से मैं बता देता हूं आप लोगों को. वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, सबसे पहले अपनी हाजिरी लगाइए. अपना मैसेज हमें भेजिए 6278 पे. अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखिए KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी हाजिरी लगाइए. बताइए आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. और 6278 पे अपना पैगाम हमें भेज दें. इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं तो 021-3432-6675 या फिर 021-3432-6676 पे हमें कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा फेसबुक लाइव एक ऑप्शन है जहां पे आप लोग हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं, लेकिन वहां पे भी आई थिंक कि आज कुछ मसला हो रहा है आवाज का, जहां पे बहुत सारे लोगों की मुझे शिकायत आ रही है कि आपकी आवाज नहीं आ रही. इसके अलावा अगर आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं. लेकिन इन सारे मसले मसाइल के बावजूद अगर आप लोग चाहें, जो लोग रेडियो पे हमारा प्रोग्राम नहीं सुन पा रहे, तो वो हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं. www.youtube.com/minhajaliaskari हमारा ऑफिशियल चैनल नेम है. उसको जाइए सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे हमारी पुरानी और नई सारी एपिसोड्स आप सुन सकते हैं. जनाब बढ़ते हैं अपनी एक और ईमेल की तरफ. मेरी 10th क्लास में एक जापानी से दोस्ती हुई ऑनलाइन गेमिंग के जरिए, और टाइम के साथ जापान जाने का शौक पैदा हो गया. आखिरकार चंद सालों के बाद अपने बलबूते पे 2017 में मुझे जापान जाने का मौका मिला. उसी दोस्त से मिलने का मौका मिला. उसका घर कानागावा प्रीफेक्चर, जो कि टोक्यो से थोड़ा आगे का शहर है, वहां मौजूद था. उसके वालिद का 2014 में इंतकाल हो गया था, तो वो अपनी वालिदा के साथ रहता था और वो मेरी उम्र का ही है. उस वक्त मैं 24 साल का था. दोस्ती की वजह से होटल और खाने का खर्चा बच जाता था. जापानीज लोग बहुत इज्जतदार और वर्च्यू वाले होते हैं. मेरे मुसलमान होने पर तो वो मुझे हराम चीजें खिलाने के बजाय पूरा एक हफ्ते में जो वहां था, मुझे उसकी वालिदा ने मछली हो, सब्जी हो, चिकन हो,
जो भी हलाल चीजें थी वो बना के खिलाई। जिन्नात के बारे में इनका कॉन्सेप्ट ये था कि उनके घर में उसके वालिद की स्पिरिट भी रहती थी, जो अक्सर उनके श्राइन पे ऑफर हुआ वह खाना खाती थी। मैंने तो कहा, भाई ऐसी फजूल बात है, शायद जिन्नात होंगे, वालिद का नाम लगा दिया। खैर, हॉरर मूवीज और किस्सों के बावजूद मुझे कभी इस मखलूक से खौफ नहीं पैदा हुआ था और मुझे इतना डर नहीं लगता। मेरे साथ जो उधर हुआ उसके बावजूद मेरी सोच ये है कि ये भी एक लिविंग ब्रीदिंग मखलूक है। इनकी भी फैमिलीज, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा होती हैं। अल्लाह ने एक वजह से हमारी आंखों पे पर्दा लगाया हुआ है और इनसे कांटेक्ट करने पे पाबंदी लगाई है। अगर आपके घर की हुदूद में कोई और गैर शख्स आ जाए तो जाहिर है आप भी चौंक जाओगे। तो इसी तरह ये भी है। पहली रात तो ट्रैवल की वजह से थकन से हालत मेरी बहुत बुरी हो चुकी थी, तो मैं सारे जानवर बेच के सो चुका था। लेकिन अगली रात को मेरे साथ कुछ ये हुआ कि बीच रात में मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर के बजाय बाथरूम के दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ था। मेरी नींद में चलने की कोई हिस्ट्री नहीं और मैं इंतहाई लाइट स्लीपर हूं, जिसकी चूं की वजह से भी नींद खराब हो जाती है। लेकिन उस रात अजीब ही कुछ सीन हुआ कि आंखों के आंख बिना किसी वजह के खुली और देखा कि मैं बिस्तर से 10-12 फीट दूर बाथरूम के दरवाजे पर पड़ा हुआ हूं। उस वक्त मुझे उसने अपने वालिद के श्राइन वाली बात नहीं बताई थी और कि दूसरी भी चीजें घर में होती हैं, जैसे चीजें इधर उधर हो जाना, फिगर्स नजर आना। मेरा पहले से फुल यकीन है इन चीजों पर और मुझे उस वक्त गहरा शक भी हुआ, बट मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया। अगले दिन घूमने फिरने से वापस आने पर मेरे कमरे में मेरा सूटकेस से सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। अब मैं अपने दोस्त को ये जाके तो बोल नहीं सकता था कि भाई तुम्हारे अब्बा मेरे सामान में घुस रहे हैं, तो मैंने सामान समेटा और दुआएं वगैरह पढ़ी। तीसरी रात को पहली बार मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ। जितना भी डर मुझे कम लगता है, उस रात हिम्मत जवाब दे गई। एक तो आप सांस लेने और नजारे करने के बजाय कुछ कर नहीं सकते, ऊपर से कोई चीज आपको घूरने लगे। उस कमरे में घड़ी लगी हुई थी पर अंधेरे की वजह से टाइम नहीं देख पाया मैं। मेरी आंख अगेन बिला वजह खुली पर मैं हिल नहीं पा रहा था। कमरे को एग्जामिन किया तो दरवाजा जो कि हम कमरे के बिल्कुल कोने में है, उसके नीचे एक साया नजर आ रहा था, जैसे कोई दरवाजे के बाहर घूम फिर रहा हो। शैडो गायब हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि वो ही साया बाहर से गायब होकर दरवाजे के साइड में खड़ा हुआ है, बिल्कुल इंसान नुमा। अब मैं उसे देख ही रहा हूं कि अचानक आंख झपकने में वो दरवाजे से हटके मेरे पांव की तरफ आके खड़ा हो गया। कोई फेशियल फीचर्स नहीं थी, बस एक अजीब शैडो खड़ा है। बट रियली हेल्पलेस और अनएबल टू मूव था मैं उस वक्त। एक दर्द जिसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, ये फीलिंग थी। मुझे नहीं याद कि मेरी आंख वापस लग गई या मैं बेहोश हो गया, बट आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं जानमाज साथ लेकर गया हुआ था और उठने के साथ ही वजू किया और नमाज पढ़ी, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी और फिर जाके उनको ये वाकया सुनाया। उनको यही लगा कि अब्बा हैं, इधर की उधर करने लग गए। उसकी वालदा को अंग्रेजी नहीं बोलनी आती थी और मेरी भी जापानीज टूटी फूटी थी, तो कुछ ही समझ आ रहा था, पर मुझे पता ये कि ये चीज एग्जिस्ट करती है इनके घर में। तो मैंने
बिठा के अपने दोस्त को बताया कि भाई तुम्हारे घर में कोई जिन्नात हैं। एक दो इस्लामिक वीडियोस भी दिखाई जिन्नात के बारे में, तो उसको समझ में आ गई। 5वें दिन हफ्ते को अपने दोस्त और उसके दोस्तों के साथ बीच चला गया। कराची के सीव्यू का गलीज पानी देखने के बाद खुदा की कसम लगा कि ये जन्नत है। थके हारे वापस आए तो मेरी बैटरी बिल्कुल डाउन। मैं नहा के सोने लेट गया और आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ने की बाद गहरी नींद सो गया। अब मेरी आंख खुली इस बात पे कि कोई मेरे मुंह पे फूंके मार रहा है। अब नींद में मैंने आंख खोली तो वही काली चीज मेरे मुंह के सामने खड़ी थी। थकन से बुरा हाल, ऊपर से ये चेहरा मेरी नींद का बेड़ा गर्क कर रही थी। मेरा गुस्से में बुरा हाल हुआ और मैंने हाथ घुमा के उस चीज पे मार दिया। दर्द से मेरा दिमाग फौरन जाग गया। ऐसा लगा कि जैसे मैंने दीवार पे पूरी ताकत से अपना हाथ मारा हो और वो चीज वहां से गायब हो गई। हाथ टूटा तो नहीं शुक्र, पर जब सुबह उठा तो देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे हाथ जल गया हो। नील पड़ने में और जल जाने में बहुत फर्क है। उस दिन मेरी बस हो गई। मैंने बड़ी इज्जत से अपने दोस्त और उसकी वालदा को खुदाफिज किया, ये बोलकर कि मैं 1-2 दिन सोलो ट्रैवल करना चाहता हूं। सिर्फ एक ही दिन था मेरे पास। अकेले घूमा और वापस कराची के लिए अपनी उड़ान भर ली। हाथ तो मेरा शाम तक ठीक हो चुका था, पर जो दिमाग में ये वाकया बैठ गया उसको कोई मरहम नहीं। उस लड़के से मेरी दोस्ती अभी भी बहुत है। वो दोनों अब किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन उस घर में क्या था और कौन था, ये आज तक पता नहीं चल सका। खैर जनाब, अगर आप लोग अपनी ईमेल हमें भेजना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हमारे पास बहुत सारे ऑडियो नोट्स भी मौजूद हैं जो वक्त के साथ साथ लोगों ने भेजे थे। हम शामिल नहीं कर पाए, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि 3-4 ऑडियो नोट्स भी शामिल करूं। तो जो सबसे पहला ऑडियो नोट है वो हसनैन साहब हैं, जिन्होंने मैं 11 जून को आई थिंक भेजा था। ये वो क्या अपना वाकया बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, आपका प्रोग्राम अभी सुनना शुरू किया है मैंने यूट्यूब पर और बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड जॉब। अच्छा, मेरे साथ एक वाकया हुआ था, छोटा सा वाकया है, मैंने सोचा शेयर करूं, हो सकता है किसी को सुनना ये पसंद आए। नाम मैं अपना बताना नहीं चाहूँगा। ईयर था तकरीबन 1991 और मेरी वालदा जो थी वो कैंसर पेशेंट रह चुकी थी, तो उनका सारा इलाज जो है वो इंडिया में हुआ है, बॉम्बे, जो कि उस वक्त बॉम्बे था, अब मुंबई हो गया। उनका इलाज हो चुका था। उसके बाद 91 में मेरी एक खाला को भी कैंसर हो गया था। अच्छा, अब हुआ ये कि मेरी वालदा का एक्सपीरियंस हो चुका था और उनको एक चेकअप भी करवाना था अपना, यूजुअली जो डॉक्टर ने 1-2 साल बाद कहा हुआ था। और 1991 में मैं, मेरी वालदा, मेरे वालिद और मेरी आंटी जो थी, खाला और खालू, हम सब बॉम्बे में थे। खाला का इलाज होना था, वहाँ पर ऑपरेशन होना था और अम्मी का चेकअप होना था। तो यूजुअली हम जब भी जाते थे इंडिया तो हमारा वहाँ पर स्टे मिनिमम 2 महीने
या 3 महीने रहता था। तो इस दरमियान में हमारे जो रिश्तेदार वहाँ पर रिलेटिव्स थे वो कोई ना कोई प्लान सेट कर लेते थे कि जी घूमने चलना है। और वहाँ पर घूमना ऐसे होता था कि गाड़ी लेके मीन्स अगर 5 अफराद से ज़्यादा है तो 2 गाड़ियाँ हो गई। 2 गाड़ियाँ लेके जो है वो हम निकल जाते थे। सुबह निकलते थे, शाम को जिस भी जगह रास्ते में कोई होटल नज़र आया, कोई मोटल नज़र आया, कोई सैनिटोरियम नज़र आया तो हम वहीं पर रुक जाया करते थे। हमारा जो है तकरीबन ये ट्रिप अप्रॉक्सीमेटली 9 दिनों का 10 दिनों का रहता था। तो एक ये ट्रिप हमारा था तो हुआ ये कि हम चलते चलते 3 दिन की मुसाफत पे या 2 दिन की मुसाफत पे थे। 2 दिन हो चुके थे हमें ट्रैवलिंग करते हुए, मुख्तलिफ होटलों में हम रुक जाया करते थे। 2 गाड़ियां हमारे पास थी। तो एक जगह आई जहां पर हिल एरिया था, हिल स्टेशन था। अच्छा, इंडिया में जो है ना हिल स्टेशंस पे और दूर उफ्तादा इलाकों पे जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा होती है वहाँ पर सैनिटोरियम्स होते हैं, जहाँ पर कैंसर पेशेंट या ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट या इस तरह के पेशेंट जिनको आराम की ज़रूरत होती है, ग्रीनरी की ज़रूरत होती है, हवा अच्छी हो, जहाँ पर पुरफिज़ा मकाम हो, वो बनाए जाते हैं वहाँ पर इंडिया में। तो हम जब पंचगनी में पहुँचे तो वहाँ पर मेरे जो अंकल थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक सैनिटोरियम है जहाँ पर हम रह सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ 2 कैंसर पेशेंट्स हैं। तो उस बुनियाद पे हम लोग जो है यहाँ पर एक रात गुजार सकते हैं। अच्छा, वो पूरा समझे आप कोई ग्रीनरी वाला जंगल एरिया है। वहाँ पर ये पुराने जो पारसी के घर या क्रिश्चियंस के जो घर हुआ करते थे ब्रिटिश टाइम के और इंडिया पाकिस्तान के जब से पहले के वक्त के जो होते थे घर, जिस तरह से ऊंचे और जिस तरह से जिनकी छतें जो है वो स्नो के लिहाज से बनाई जाती थी, क्रॉस में इस तरह के हट टाइप के जो होते हैं, टाउन हाउस टाइप के जो घर होते हैं, वैसे वहाँ पर सैनिटोरियम में एक रूम, उसके साथ एक अटैच बाथ, एक अटैच किचन होता था। तो इस तरह से वो बाज़ औक़ा वहाँ पर कहीं पे 4 घर इस तरह से एक साथ थे, बहुत फासला था, फिर और मजीद 2 घर हो गए, 4 घर हो गए, इस तरह से बहुत पुराना। अप्रॉक्सीमेटली वो जगह उस वक्त ही 100 साल पुरानी तो होगी वो जगह, और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, कोई NGO के अंडर में थी, वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके अंडर में थी। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की, हमें वहाँ पर रहने के लिए जगह मिल गई। उसके बाद ये हुआ कि हम वहाँ पर एंटर हुए थे शाम को तकरीबन कोई 5 या 6 बजे, क्योंकि मगरिब हो जाती है, अंधेरा हो जाता था, फिर वहाँ पर रोटेट करना, थोड़ा सा ड्राइविंग करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो सारा हिल एरिया था। जैसे आप समझ लें हमारा मरी हो गया या नथिया गली हो गया, इस तरह का। तो फिर जो है हम वहाँ पर रहे। तो रात को तकरीबन हम पूरे दिन सुबह फजर के बाद चलना शुरू करते थे गाड़ी, रास्ते में खाना खाया, लंच किया, उसके बाद फिर दोबारा गाड़ी चलना शुरू हो जाते थे। तो ये सिलसिला हमारा था। तो थके हुए थे सारे। तो रात का तकरीबन 11 बजे सब हम सोने चले गए। हमने 2 घर लिए थे, एक जो घर था जिसमें एक बेडरूम, अटैच बाथ, अटैच किचन, आप स्टूडियो अपार्टमेंट का एरिया कह लें, लेकिन बहुत हाइट की उसकी छत थी, अप्रॉक्सीमेटली 25 फीट 30 फीट हाइट उसकी रूफ की थी, और ऊपर जो रूफ थी वो सारी वुडन थी। और जो है रात को तकरीबन 11-12 बजे हम सोने गए। तो मैं, अपनी वालदा और मेरे वालिद और मेरे खाला और खालू एक कमरे में थे, और दूसरी जो फैमिली मेंबर्स थे जिसमें के टीन एज के तकरीबन 4 लोग और 2 बड़े एडल्ट्स, तो मेरे कजन्स वगैरह सब इस तरह से थे। तो रात तकरीबन 11-11:30 बजे जो है हमने लाइट्स वगैरह स्विच ऑफ की और सो गए। तो वो दौर ऐसा, वो जो एयर ऐसा चल रहा था कि शायद फॉग वगैरह जो है ना, ऑटम वगैरह, विंटर वगैरह का सिलसिला था। तो रात को तकरीबन 11-11:30 बजे हम जब नींद में गए ही थे तो दरवाजे पे नॉक हुई। तो मेरे वालिद समझे कि जी बराबर वाले जो हमारे रिश्तेदार जो रुके हुए रिलेटिव्स, उनमें से कोई आया है, कोई काम है। तो मेरे फादर ने उठकर दरवाज़ा खोला, बाहर देखा तो कोई नहीं था। उन्होंने बोला चलो दरवाज़ा हिला होगा। पहले उन्होंने देखा दरवाज़ा हिल तो नहीं रहा, कि कोई दरवाजे में कोई इस तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो जिसकी वजह से आवाज़ पैदा, वो देख लिया उन्होंने, नहीं था। फिर वो दोबारा बिस्तर पे आ गए और हम सब जाग चुके थे अपनी नींद से, जो कि सो चुके थे। इस नॉक पे हम सब जाग चुके थे। तकरीबन 2 या 3 मिनट 4 मिनट गुजरे, फिर एक दोबारा नॉक हुआ।
फिर मेरे फादर ने जाकर देखा तो कोई नहीं था, तो उन्होंने सोचा शायद किसी ने कोई बराबर में से जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनमें से किसी ने कोई मजाक वगैरह करने की, इस तरह की कोई फनी चीज करने की कोशिश की। खैर थोड़ी देर हुई, फिर नॉक हुई। अब हम सब जाग चुके थे और अब मेरे फादर ने वहां बराबर में जाके दरवाजा नॉक किया, ये पूछने के लिए जी आप लोगों में से कोई आ रहा है, कोई काम है, कोई चीज है। तो वो लोग सो चुके थे, वो भी जाग चुके, और उनसे पूछा, जो मेरे रिश्ते में मामू लगते थे, उनसे पूछा कि आपने नॉक किया? बोला नहीं, हमने तो नॉक नहीं किया। तो फिर मेरे फादर और वो बैठ गए 1-2 मिनट चिट चैट की बार, और फिर वो अंदर फादर आ गए और दोबारा हमसे कहा कि आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ लें सब और सो जाएं। खैर वो नींद, मेरे पेरेंट्स तो जागते रहते, मैं तो सो गया था। और सुबह जब हम उठे हैं, अच्छा बराबर में भी जो है ना ये खबर फैल चुकी थी कि जो कि मामलात हैं यहाँ पर, जिसकी बुनियाद पे अंकल ने सोचा कि इस वक्त तो नहीं निकल सकते, इस वक्त तो 12 भी बज चुके हैं और किसी और जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो दौर ऐसा था, ना इंटरनेट ना इस तरह की चीजें कि लोग रात को जाग रहे हो, कोई होटल वगैरह बंद ही हो जाते थे तकरीबन रात को। एनीवेज और हिल स्टेशन था। तो फिर उन्होंने शायद ये बात की आपस में कि बच्चों को इस वक्त बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना करो, इनको सोने दो, और खुद थोड़ा जाग सकते तो कुछ टर्न बाय टर्न जागे। सुबह उठे तो वॉशरूम में बच्चों को नहीं जाने दिया अकेले, किसी ने भी, बड़ों ने। उन्होंने कहा कि जिसको भी जाना है वो 2 औरतें जो हैं, वो जो खवातीन जा रही हैं, अगर वॉशरूम में 2 औरतें दुपट्टा लेके और चादर लेके खड़ी हो जाएंगी और दरवाजा कोई लॉक नहीं करेगा और किचन में भी कोई नहीं जाएगा बनाने के लिए, हम जल्द से जल्द यहां से निकलेंगे। और सुबह मेरे खालू ने हमें, मीन्स हम जो पाकिस्तानी थे 5 अफराद, उनको बताया कि वो पूरी रात देखते रहे हैं कि एक साया मंडलाता रहा है छत पे इधर से उधर, और जो है वो उन्होंने ये चीज नहीं बताई इसलिए कि ऐसा ना हो कि हम पूरी रात सो ही ना सकें, कोई और किसी की तबीयत ना खराब हो जाए। तो वो कहते रहे कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा था, और लेकिन मैंने आप लोगों को बताया नहीं, ये पूरी रात साए जो हैं वो मंडलाते रहे छत पे इधर से उधर। तो ये एक वाकया जो है मेरा यादगार वाकया था। अगर आप ऐड करना चाहें अपने प्रोग्राम में तो प्लीज काइंडली ऐड कीजिएगा। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, सुना सके। अल्लाह हाफिज। खैर जनाब, माजरत, इन्होंने, मुझे पता नहीं था, इन्होंने अपना नाम नहीं बताना था और मैंने तो पहले ही अनाउंसमेंट ही नाम से कर दी। आई एम सो सॉरी। लेकिन जो आपने अपना वाकया बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंडिया, हिंदुस्तान, उसे हमारे हालात तो कभी बेहतर हुए नहीं, कभी दोस्ती रही नहीं, लेकिन वो एक ऐसा खित्ता है जो कि हमसे क्या दुनिया की पुरानी तरीन सिविलाइजेशंस में से आते हैं। तो उस जगह पे, उस जमीन पे कई सारी हिस्ट्री मौजूद है, ऐसे ऐसे गांव मौजूद हैं, ऐसे ऐसे टेम्पल्स मौजूद हैं, ऐसी ऐसी बातें मौजूद हैं कि किसी दिन हमें अगर मौका मिले तो मेरे कुछ दोस्त हजरात हैं जो बहुत आया जाया करते थे, उनके वहां पे गांव हैं, तो उनके वाकयात ऐसे हैं। और ये वो लोग हैं जो हर बात को क्वेश्चन जरूर करते हैं, आंखें बंद करके फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर उन्होंने इजाजत दी तो हम उनको अपने शो में इनवाइट करेंगे। खैर जनाब, हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं 021-3432-6675।
या फिर 021343266676 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं. देखते हैं फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे कौन है मौजूद. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम जनाब. कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी मैं सैयद मौजम अली बात कर रहा हूँ कराची से. क्या हाल है मौजम आपके? अल्लाह का शुक्र है. मिनाज भाई आप सुना है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी मौजम. जी मिनाज भाई. खैर आप बताइए. मिनाज भाई एक और बात मुझे आपसे करनी थी. कुछ आप ईमेल का बोलते हैं कि ईमेल इंग्लिश से उर्दू में नहीं हो पाती, तो आप ईमेल को आप एक ऐप आता है यू डिक्शनरी के नाम से, पूरी ईमेल आपकी उर्दू में कर देगा फौरन. हाँ लेकिन मेरे भाई अगर मैं आपको किसी दिन दिखा दूं कि वो जो ईमेल जिस रिटन फॉर्मेट में मेरे पास आती है ना वो सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूँ. वाहिद दुनिया में चीज होगी वो ईमेल गूगल भी नहीं समझ सकता वो, क्योंकि इतनी अजीब सी लैंग्वेज में लिखा होता है ना. कैसे अब ठीक अगर लिखना है तो आप लिखेंगे THEEK, सही है, उसमें लिखा होता है THK. अब अंदाजा लगाएं वो ऐसे हो नहीं सकता. लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि शो से पहले हमारी टीम जो है वो उसको सॉर्ट आउट कर ले. खैर जनाब ये तो हो गई बातें. अब मुद्दे में आए. मेरे साथ जो वाकया पेश आया था वो मेरी बहन के घर पे, वो रहती है सुराब बोर्ड के पीछे साइड पे. मैं इलाके का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा और बहन का नाम भी नहीं लेना चाहूंगा. एक दफा क्या हुआ था, हम लोग उनकी छत पे ना यानी कि बारबेक्यू पार्टी वगैरह थी, तो उसके बाद हम लोग बारबेक्यू पार्टी के बाद तो बहन से हम लोग यानी कि थोड़ा हम लोग जाते रहते थे, लेकिन इतना लेट नहीं जाते थे कि खाना पीने के बाद थोड़ा टाइम था तो हम लोग ऐसे ही छत पे चले गए. अच्छा उनके घर जाने से पहले वो हमें वाकयात बताती थी कि जब वो लोग छत पे टहल रहे होते हैं तो कोई चीज आके उनके पीछे रखते है. कभी कोई प्याज होती है ऐसे कुछ, कभी कोई मुर्गी की गर्दन होती है. तो उसमें हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे. हम लोगों ने उसके बाद टॉपिक शुरू किया छत के ऊपर कि ना आप ही आपके पास या आके वो आके लगता था. मेरे आप ही ने मना किया, भैया इस पर बात नहीं करेंगे. वो भाई आप ही के हम आपके घर पे आते हैं, अब भाई आप बताएं अब हमें क्या है, कहाँ से आते. तो आप ही मिनाज भाई आप ही मुझे जगह बताने लगे कि वहाँ से ऊपर एक छत थी, उधर बोलती थी उधर मुझे कोई छोटे से कद की लड़की नजर आती है. वो ऐसा लगता है कि वो चीज देख रही है कोई. मिनाज भाई हम लोग उसी छत पे देख रहे हैं. मिनाज भाई वो ऐसे है कि हम उस घर के ना चारों तरफ घर बने हुए, तो पीछे से अजीब सी, मिनाज भाई आपको क्या बताऊं मैं, कलेजी टाइप की चीज नहीं होती ऐसे खून जमा हुआ अजीब सा. जी मिनाज भाई हेलो आप सुन रहे? हाँ बिल्कुल सुन रहे, बोले बोले. हाँ तो अजीब सी चीज कोई आके लगी, उसके निशान मेरे कपड़ों पे. शर्ट तो खैर मैंने फेंक दी, ऐसी अजीब सी कोई चीज थी. हमने पीछे देखा मिनाज भाई आप यकीन नहीं करेंगे, छत पे ये कोई अजीब यानी कि लंबा आदमी नहीं, कोई छोटी लड़की टाइप की ना, कोई खड़ी भी है मखलूक थी लेकिन वो इंसान नहीं थी. वो ऐसे उसका मुंह बिल्कुल अजीब से बाल आ गया ऐसे से और मुंह काला. तो वो टाइम भी कोई 1-2 बजे का था, 1-1:30-2 बजे का था. तो ऐसे कोई चीज हो नहीं सकती उसके ऊपर कि कोई बच्चे आके खड़ी हुई और ये गोश्त वगैरह से शरारत करे. अच्छा ये मिनाज है, ये मेरा वाकया पेश आया था. उसके बाद से मिनाज आज मैं उनके आप ही के घर जाता हूँ, लेकिन उसके बाद आज से एक भी दिन उनकी छत पे नहीं गया मैं. चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने का अपने साथ वाकया जो हुआ. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज. होना चाहिए. खैर जनाब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब कॉल करें ना तो मुद्दा जो है ना वाकई पे ही रखें अपना. और जो बाकी सारी जितनी भी आपने मुझे सजेशंस देनी है वो ईमेल के जरिए या फेसबुक या किसी और चीज के जरिए यूट्यूब पे आप मुझे दे सकते हैं. खैर जल्दी से लोगों के नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले वो लोग जो फेसबुक लाइव पे अपने मैसेजेस भेज रहे हैं. मोहम्मद ताहिर बहुत बहुत शुक्रिया. मोहम्मद तौसीफ थैंक यू. जाहिद खान, गजाला खान, गजाला कह रही कराची में बारिश हो रही है. रियली? अच्छा. अमजद बुखारी, नहीं अमजद ये लैंग्वेज नहीं यूज करते किसी के लिए भी, अच्छी बात नहीं है. एंड राहिला खान एंड ताहा जौहरी, तौसीफ, अयाज, अली अल्ताफ एंड रोमाना ताहिर
उसामा अली शहीर जाहिद एंड फैजान रेहान फैज अब्दुल अहद अरमान खान मोहम्मद जुनेद, आप तमाम लोगों के मैसेजेस हमारे सामने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों के नाम हम ऑनर नहीं कर पाए, आई एम सो सॉरी, सबके नाम अगर पढ़ने लग गया तो वो एक अलग शो करना पड़ जाएगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो 6278 पर अपने मैसेजेस भेज रहे हैं, सलाम मिनहाज, आपका शो मैं शौक से सुनती हूँ, बहुत मालूमात हासिल होती है। रियली मालूमात? शो में मालूमात क्या है? हम तो वाकयात डिस्कस कर रहे हैं बस। खैर, सलामत साहब का मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम सागर का भी मैसेज आया हुआ हमारे पास। जुनैर, थैंक यू सो मच। एंड अदीना, अंदलीप, मोहम्मद अली, खालिद, जुनैर, सैयद साइम अली, वाजिद, तैयबा एंड मोइज, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के मैसेजेस का। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम मोहम्मद शहीर है। मिनहाज, ये वाकया खुद मेरे साथ हुआ है तकरीबन 7 साल पहले, मेरी आंखों देखा वाकया है। एक बार रात को मैं अपने वालिदैन और अंकल के साथ हॉक्सबे से आ रहा था। रात के तकरीबन 3 या 4 बज रहे थे। हम लोग वालिद के किसी दोस्त के घर दावत में गए थे। वहां से निकलने में बहुत लेट हो गए थे। अब हम लोग कुछ ऐसे बैठे थे कि मैं और अंकल आगे और वालिद कार की सीट के पीछे। जब हम लोग माए कुलाची से गुजरे तो बहुत अंधेरा था। शेर शाह के लिए टर्न लेते ही अंकल और मैंने, यहां तक कि मेरे वालिदैन तक ने देखा, कार की हेडलाइट की रोशनी में हमें एक दुल्हन दिखाई दी। मामा पापा ने अंकल को कहा, सीधा चलते रहो, रुकना मत और आयतुल कुर्सी पढ़ते रहो। मेरे तो औसान खता हो गए और वो दुल्हन बिल्कुल स्टिल खड़ी थी और हम उसके सामने से गुजर गए। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस दुल्हन को मुड़ के देखते। काफी देर बाद, अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 मिनट के तक गाड़ी चलती रही। फिर हम सब बिस्मिल्लाह पढ़ के पीछे मुड़ के देखा तो वो दुल्हन वहीं खड़ी थी जहां हमने उसे देखा था। और 5 से 7 मिनट गाड़ी चलने के बाद भी उस दुल्हन के हाथ हमारी गाड़ी की डिग्गी पे थे। मेरे पेरेंट्स ने और अंकल ने जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और मेरे अंकल को गाड़ी चलाते और आयतुल कुर्सी पढ़ते देख रहा था। वो बहुत ज्यादा पसीने में थे। बहुत तेज ड्राइव करके हम लोग घर आ गए और पूरी रात सो ना सके। मेरी वालदा ने घर में नफिल पढ़े, अस्तगफार की तस्बीह पढ़ी। सुबह तक ये सब मामला चलते रहे और अगले दिन मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था जब मैं सो के उठा। मिनहाज, वो दिन है और आज का दिन है, मैं उस रास्ते से कभी नहीं गुजरा। ये टाइप करते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। अल्लाह पाक हर किसी को इस तरह की मखलूक से बचाए। और बहुत शुक्रिया शहीद आपका। ओके, खैर एक और ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो मिनहाज, माय नेम इज रेहान अंसारी। प्रोफेशनली आई एम अ बैंकर एंड आई वांट टू टेल अ स्टोरी। ये बात 2016 की है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। मेरी रूटीन हमेशा से यही रही है कि मैं जल्दी सो जाता था, जैसे 10 बजे के करीब, और सुबह 4 बजे कुरान और तिलावत के लिए उठ जाया करता था।
ये भी बता दूं कि हमने एक बिल्ली पाल रखी थी जिसको हम रात में हमारे घर की गैलरी में छोड़ देते थे और वो वहीं सोती थी। एक दिन सेम रूटीन को फॉलो करते हुए 10 बजे मैं अपने रूम में चला गया और सो गया और बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। ख्वाब देख रहा हूं कि मेरी बिल्ली को एक दूसरी बिल्ली मार रही है और वो डर के आवाज दे रही है। मैं उठता हूं, अपने रूम से निकलकर अपनी बिल्ली को आवाज देता हूं, मगर वो डर के ऊपर की तरफ हमारे फर्स्ट फ्लोर जहां है वहां चली जाती है। ये बताता चलूं कि फर्स्ट फ्लोर पे मेरे वालिद की स्टडी रूम है। वो दिन में वहीं अपनी स्टडी करते हैं और रात में हमारे साथ ग्राउंड फ्लोर पे ही आके सोते हैं और रात में ऊपर वाला फ्लोर बंद कर दिया जाता है। मैं जैसे ही दरवाजा खोलता हूं तो मैं देखता हूं कि टीवी लाउंज के सामने एक वॉशरूम है, वहां एक सफेद लाइट निकलती है। मैं डर के मारे नीचे की तरफ भागता हूं, लेकिन वो लाइट मुझे मेरे कमर से पकड़ती है और अपनी तरफ खींच लेती है और मैं डर के मारे चीखता हूं और मेरी आंख खुल जाती है। मैं घड़ी की तरफ देखता हूं तो रात के 2 बज रहे होते हैं और मेरी आवाज मेरी वालदा सुनकर मेरे कमरे में आ जाती हैं। मैं उनको बता ही रहा होता हूं तो वो कहती हैं कि ये सब ख्वाब देखा था तुमने, लेकिन जिस जगह वो सफेद लाइट ने मुझे पकड़ा था उस जगह मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा हूं कि वजू करके कुरान और तहज्जुद पढ़ लेता हूं और उस वक्त 3 बज रहे होते हैं। मैं तहज्जुद के बाद कुरान पढ़ना स्टार्ट करता हूं कि मेरे जाए नमाज के बिल्कुल सामने एक कॉकरोच आ जाता है, मतलब कुछ डिस्टेंस से, और जैसे ही मैं कुरान पढ़ने लगता हूं तो मेरी तरफ बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में आने लगता है। मैं जैसे ही उसकी तरफ देखूं तो वापस अपनी पुरानी पोजीशन में चला जाए। ये चीज 3-4 दफा ऐसे हुई जैसे कोई मुझे कुरान पढ़ने से रोक रहा हो। मैं तंग होकर कुरान को रख देता हूं और वो कॉकरोच भी वहां से गायब हो जाता है। अब सुबह के 5 बज रहे हैं, अजान की आवाज आने लगती है। मैं नमाज पढ़ता हूं और जॉगिंग के लिए अपने दोस्त का वेट करने लगता हूं कि वो आएंगे, उनके साथ जॉगिंग पे जाऊंगा और अपनी गैलरी में वेट करने लगता हूं कि वो बेल ना बजाएं वरना सब लोग डिस्टर्ब होंगे। इतने में मेरी बिल्ली मुझसे खेलने लगती है और उसको प्यार करने लगता हूं कि अचानक ऊपर पोर्शन का जो दरवाजा है जो कि लॉक्ड था एकदम से बंद होने की आवाज आती है और मेरी बिल्ली फौरन वैसे ही ऊपर की तरफ भागती है और स्टेयर्स पे अजीब सी आवाज निकालने लगती है। मेरे सामने वही सब रिपीट हो रहा होता है जैसे रात को ख्वाब में देखा था। और फिर मेरी बिल्ली किसी को ग्रिल के थ्रू देखने लगती है जैसे कोई उतर रहा हो, बट मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा था। मैं बाहर गेट ओपन करता हूं कि कौन है, शायद कोई चोर हो, पर ऊपर तो कोई नहीं था। बट वहां एकदम से मेरे पीछे से आवाज आती है मेरी वालिदा की, रेयान कौन है? और मैं बोलता हूं कि कोई नहीं, अपने फ्रेंड का इंतजार कर रहा हूं। बट मुझे उस वक्त शौक लगता है कि मेरी वालिदा तो सो रही होती हैं। मैं गेट लॉक करता हूं और अपनी वालिदा के रूम में जाता हूं। मेरी वालिदा बहुत गहरी नींद सो रही होती हैं। मैं उन्हें उठाता हूं बट वो उठती ही नहीं। सुबह जब मैं उनसे पूछता हूं कि आप सुबह 5 बजे उठी थी तो वो मना कर देती है। आज तक मुझे नहीं पता चला कि वो आवाज किसकी थी और वो सब रिपीट हो रहा था जैसे मेरे ख्वाब में देखा था।
खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑडियो नोट की तरफ। देखते हैं कि अब जो नेक्स्ट ऑडियो नोट है वो किसने भेजी है और उसमें क्या वाकया अपना शेयर किया जा रहा है। Hello, hi Minhaj. My name is Munaza and I am pre-recording this message because I have no idea what time your show comes on because I don't live in Pakistan. Anyways, I'll talk in Urdu, so I guess if you do decide to air my message, then most people can understand. तो बात ये है कि मैं अकेली रहती हूँ। आई थिंक मैंने आपको एक ईमेल भी पहले की थी। मैं हेल्थ केयर में हूँ तो मैं अकेली रहती हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती। एंड एक दफ़ा मैं सोई हुई थी और मैं उठी हूँ रात को और मुझे ऐसा मैंने देखा कि मेरे रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और मेरे रूम के सामने मेरे किचन के एंट्रेंस है। तो वहाँ एक मैंने औरत को देखा, सफेद, उसने स्कार्फ पहना हुआ था और वो ऐसा बैठी हुई थी, ऐसे खड़ी हुई थी जैसे वो झांक रही हो मुझे देख के। तो मैं लिटरली थोड़ा सा मेरी चीख निकल गई, वाज सो सरियल। एंड मैं उठी हूँ, जल्दी जल्दी मैंने लाइट्स ऑन की एंड obviously there was nothing, so I forgot, I let it go. And उसके बाद मेरे fiance, we are in long distance, so वो आए ईद के लिए। तो जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको डराना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे साथ कुछ हुआ पहली रात को जब मैं यहाँ आया था, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते कि मैं सोया हुआ था और मैं ऐसे मेरी आंख खोली है तो मेरे सामने ऊपर एक औरत खड़ी थी और वो बिल्कुल आंटी, लाइक ही रेफर्ड टू माय मदर, वो आंटी की तरह लग रही थी। और उन्होंने मुझे पूछा कि कौन हो तुम? तो उन्होंने उनका नाम बताया। तो बदले में मेरे फियांसे ने सवाल उनसे किया कि आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं उसकी माँ हूँ। बेसिकली she said मैं उसकी माँ हूँ। She was referring to me. And अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी जिंदा है, सही सलामत है। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ कैसे आ गई, because obviously they don't live here. तो उस औरत ने कहा कि मुझे अल्लाह मियां ने इतनी दी हुई है सलाहत कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मेरी रूह आजाद है। और उन्होंने फिर उससे, मेरे फियांसे से कहा कि इसका ख्याल रखना, और वो ऐसे कह के गायब हो गई। तो वो बहुत डर गए थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो मुझे भी डराना नहीं चाहते थे, बिकॉज ऑब्वियसली आई लिव बाय माई सेल्फ, सो आई वुड हैव फ्रीक्ड आउट। तो कहता अपनी अम्मी से पूछना तो सही कि तो मैंने जब अपनी अम्मी को कॉल की अगले दिन, मैंने ऐसी बातों में कहा कि अम्मी आपके पास सुपर पावर्स तो नहीं है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्या हुआ? तो मैंने उनको ऐसी बात थोड़ी सी बदल के थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैंने उन्हें कहा कि मैं रात को सो रही थी, मुझे लगा कि एक औरत है। तो वो थोड़ी सी मुस्कुराई। तो मैंने कहा कि हाँ, तो कोई बात है? तो कहती कि ये चीज मेरे साथ बहुत सालों से है, जब से मैं पैदा हुई हूँ। और उनका कहती कि जब आप लोग छोटे छोटे थे तो वो पाकिस्तान में थी, तो वो चौक से सोना लेकर आ रही थी, और जैसे ही वो मुड़ी तो उनको 2 बुजुर्ग मिले। तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम्हारे साथ कोई चीज है, वो नेक है और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, 10 है। मेरी तो बस मेरी तो हालत खराब हो गई सुन के कि just I don't know what's going on. So ये थी मेरी कहानी। It's not something like supernatural. मुझे कोई चुड़ैल नहीं दिखी उल्टी पाँव वाली or something. I thought it might be a little bit different. So yeah, thanks for listening to me. Bye bye. Khair Janab, that was Munazza from I think Canada or maybe USA. बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so much.
इसी के साथ साथ फेसबुक लाइव पे जो जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप लोग सुनते रहे। एंड अब हमारा जो फेसबुक लाइव है वो बंद हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, और अगर आप लोग को पूरा शो सुनना है तो हमारे YouTube पे आ जाइए, www.youtube.com/Minhaj Ali Askari is the channel name. Until then, अपना ख्याल रखिएगा। खैर, हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं 02134326675 या फिर 02134326676, वो नंबर है जहां पे आप कॉल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे जो लोगों के पास है, जो देख सकते हैं, एक फिल्म आई है जो कि मैंने देखी आज ही इत्तेफाक से, बेताल उसका नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और सीरीज है वो तो, सॉरी, खैर चार किस्तों की सीरीज है, जरूर देखिएगा, मुझे इंटरेस्टिंग लगी। कुछ जो स्टोरी लाइनअप है उसकी सच में मबनी है। इंडिया में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां पे इस तरह का वाकया 18 समथिंग में पेश आया था, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि ये फिक्शन उसको बनाया गया तो उसमें थोड़ा सा ड्रामेटिक्स डाले गए हैं। अब जिस तरह की वो बनाई है उसको थोड़ा सा फिक्शनलाइज किया गया है। कहानी है कि एक गांव में एक रोड बननी है और उस रोड ने एक टनल से कनेक्ट होना है। वो टनल जो है, वो टनल ब्लॉक कर दिया गया था अंग्रेजों के जमाने में। गांव वालों का कहना यह है कि सब जगह रोड बना लो लेकिन उस टनल को मत खोलो, क्योंकि अगर वो टनल खुल गया तो फिर अजाब आएगा। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी आई होती है काम करने के लिए, वो ये सारी बातों को इग्नोर करके वहां पे काम शुरू करती है, लेकिन वहीं के जो रहने वाले होते हैं वो थोड़ा सा रोकते हैं उन्हें, जिसकी वजह से वहां पे आर्मी को बुलाया जाता है। आर्मी की जो भी इंडिया की आर्मी के स्पेशल बटालियन है उसको बुलाया जाता है कि किसी तरीके से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए ताकि ये पूरा एक प्रोजेक्ट बने। उसके बाद शुरुआत होती है उस कर्स की जिसका जिक्र एक ऐसे गांव के बारे में है जो अभी भी मौजूद है हिंदुस्तान में। वो फोर्ट बंद पड़ा है, चारों तरफ से उसको सील कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। उधर किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं है, किसी को जाने की इजाजत नहीं है। बस 2 या 3 चौकीदार हैं जो उस पूरे फोर्ट को कवर करते हैं। दैट्स इट। और जिसने भी कोशिश की है जाने की, जब वो वापस लौटा है तो उसके पास बताने को दुनिया को बहुत कुछ था। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ।
और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं मुबीन बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। आप कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुबीन कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शो बहुत औसम है और माशाल्लाह से आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? जी मेरे पास वाकया है, लेकिन मुझे उससे पहले ये बात पूछनी कि रावलपिंडी में ये स्ट्रीमिंग नहीं आ रही रेडियो पर? मुझे सुने, मैं अब जो है ना मैं थक चुका हूँ ये मसले का हल निकालते निकालते। आई डोंट नो कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। आनी तो चाहिए लेकिन पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं, वो नहीं आ रही, वो काफी अच्छा हो गया, वो रावलपिंडी में नहीं आ रही। बस जनाब, फिर मुझे समझ नहीं आता। लाहौर में भी नहीं जाती, लाहौर में जाती है फिर रुक जाती है, फैसलाबाद में जाती है रुक जाती है, इस्लामाबाद जाती है रुक जाती है। बस आपके जो फैंस है ना वो फिर डिसहार्ट हो जाता है इस चीज से कि उनको आपका शो ही नहीं सुनने को मिलता लाइव। अरे तो इसीलिए तो मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया। आप यूट्यूब पे जी इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो सारे मसले मसाइल दूर हो जाएं। यूट्यूब ने सारे मसले दूर कर दिए। ओके जी। अच्छा, मैं आपको अपना वाकया बताता हूँ। ये एक्चुअली मेरे साथ आया हुआ अपने। हमें इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, नए घर में तकरीबन 2 साल हो गए। तो इससे पहले वाला जो घर था ना, मतलब वो मेरे दादा अब्बू का था घर, वो बहुत पुराना था घर। उस घर में ना मिनाज भाई ऐसा होता था कि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ रूम में बैठा हूँ ना, तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बैठा हुआ था अपनी फैमिली के साथ के जो सामने ना बिल्कुल वॉशरूम था, अटैच वॉशरूम है उसके। तो वो दरवाजा ना खुद ब खुद खुला और वो बंद हुआ। लाइक हम लोग ना एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मैं तो उस टाइम छोटा था बहुत, तो मुझे अभी भी ये याद है वाकया। तो एक दूसरे की तरफ शक्ल देखने लगे, मैं और मेरा भाई। बाकी लोग ना थोड़ा साइड से बैठे हुए थे। तो हमने इग्नोर किया। एकदम से दरवाजा मिनाज भाई कंटिन्यूसली 5 मिनट तक वो दरवाजा खुलता रहा और बंद होता गया। हम लोग सारे भाग के ना बाहर आ गए थे। उस टाइम फादर नहीं थे हम लोगों के, मतलब घर में, वो ऑफिस थे अपने। तो शाम का टाइम था ये। तो बाबा जब आए घर तो फिर उनको बताया कि ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, हवा से हो गया होगा। तो उन्होंने ना इस चीज को बहुत इग्नोर किया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जो मेरी फैमिली मेंबर में है, उनके साथ ऐसा हुआ था कि मतलब उस घर में ना कुआं भी था। सही। तो उस कुएं के पास हमें जाने से मना किया जाता था कि मतलब उस कुएं के पास नहीं आप लोगों ने जाना। तो ऐसा हुआ कि वो वाला घर तोड़ के ना, मतलब हम लोगों ने खरीद लिया वो। तो उस कुएं के ऊपर जो रूम था ना, वो उसका था। मतलब मेरे फैमिली मेंबर जो है जिनके साथ ये हुआ, तकरीबन अब तक टिल नाउ तकरीबन 8-9 साल हो गए। वो ठीक नहीं है अभी भी, मतलब अब कुछ बेहतर है। उस टाइम ऐसा होता था कि मतलब उनके अंदर कोई साया था, वट एवर क्या था, वो उस रूम के ऊपर था। मतलब जो मैं भूल गया हूँ, वो रूम में ना मतलब एक साइड थी, वहां पे ना वो चली गई थी। तो वो बिल्कुल कुआं नीचे था उसके। तो उन्होंने ऐसा बताया, मतलब जो आलिम थे, कि इनके ऊपर उस वजह से आई है चीज। तो वो अभी तक टिल नाउ वो अभी तक शी इज नॉट वेल। अच्छा, तो वो कुएं का क्या राज है उस कुएं में? एक्चुअली वो घर हमने छोड़ दिए, लेकिन ऐसा बड़े बोलते हैं कि मतलब कुएं के पास होती हैं ये चीजें, या वो पानी है या कुछ है ऐसा का। वैसे तो वो घर के नया बन गया था, लेकिन हम लोगों ने छोड़ा भी वो इसीलिए था कि मतलब वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज थी। मेरे साथ अपने साथ बहुत कुछ हुआ है। अब मैं उसको बताने में आऊँ तो फिर पूरा शो ही वो गुजर देगा। ओके, चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चले जनाब, एज यूजुअल लाहौर से ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका शो ऑन एयर नहीं हो रहा। मैं क्या बोलूँ, मैं किस तरीके से। अब यही हो गया कि मैं ऑन एयर आप लोगों के सामने कॉल करूं लाहौर में और वहां पे बताऊं कि भाई शो क्यों नहीं आता। मैं एक और दफा मैं चाह नहीं रहा कि मैं अपनी तरफ से बोलूं। हमारे इंजीनियर्स भी अभी माशाल्लाह से फिल्में देख रहे हैं, वो इधर देख ही नहीं रहे। अगर देख लेते तो मैं उनको बोल देता। खैर, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे माजरत। अब आप लोग सिर्फ यूट्यूब भी एक ऐसा जगह है जहां पे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग वही एक बेस्ट जगह है। खैर,
बढ़ते अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम अहमद है। ये वाकया आज से 8 साल पहले मेरे कजन के साथ पेश आया। वाकया कुछ यूं है कि मेरे कजन घर के सामने मौजूद ग्राउंड में साइकिल चला रहे थे। शाम में जब वो घर लौटे तो उनकी तबीयत कुछ नासाज हो गई और उसे बुखार हो गया। नॉर्मली दवा वगैरह इस्तेमाल करवाई और ये सोचा बुखार ही तो है, उतर जाएगा। लेकिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते से ज्यादा का टाइम हो गया पर बुखार नहीं उतरा। रमजान के दिन थे। हम रात में उसको डॉक्टर के यहाँ लेके गए। रास्ते में भी वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में ही था, यहाँ तक कि जीना उतर के भी खुद नहीं आया। खैर, हम उसे गोद में उठाकर ले गए। फिर जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो वो खुद गाड़ी से उतर के क्लिनिक में एंटर हुआ। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो बीपी वगैरह सब नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा इनको तो बुखार बिल्कुल भी नहीं है और ना ही कोई दूसरी प्रॉब्लम है। फिर हमने डॉक्टर को सारी कंडीशन बताई कि ये खुद स्टेयर्स से उतरने के भी काबिल नहीं था और 104 बुखार भी है। कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि चक्कर आते हैं, फिर बेहोश हो जाता है। फिर डॉक्टर ने दवा दी और ड्रिप लगाई। उसके बाद जब हम क्लिनिक से वापस घर की तरफ आए और हमने गाड़ी का गेट खोला तो वो उतरे और जैसे ही उसने घर में कदम रखा वो गिर गया और कुछ देर बाद फिर वो ही तेज बुखार की कैफियत। इन कुछ हफ्तों के दौरान हमने एक चीज नोटिस की कि वो रूम के एक कॉर्नर पे मुसलसल देखता रहता और कुछ पूछो तो कुछ नहीं कहता। बहुत इसरार करने पर उसने बताया कि वहां एक बच्चा है और वो मुझे बुलाता है। अब घर वालों को परेशानी लाहक हो गई। कजन भी दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। सब ने फैसला किया कि इसका रूहानी इलाज करवाया जाए। हमारे एक रिलेटिव जो कि इन सब का इल्म रखते थे, हमने उनको जाके सारा मामला बताया तो उन्होंने एक तावीज दिया और कहा कि ये उसके गले में डाल दें और ध्यान रहे कि आज रात ये तावीज इसके गले से ना उतरे। खैर, फिर हमने वो तावीज लाके कजन के गले में डाल दिया और वो बार बार कहता कि ये क्या डाल दिया है मेरे गले में, इसको उतारो। फिर इसी में उसको बेचैनी शुरू हो गई और वो गुस्सा करने लगा और गुस्सा करते करते सो गया। फिर हर 1 घंटे बाद वो उठता और फिर तावीज उतारने की कोशिश करने लगता। तो मेरे भाई ने हमारे उस कजन से कहा कि सूरह नास की तिलावत करो। जोर जबरदस्ती करके हमने सूरह नास की तिलावत करवाई तो वो आखिरी आयत पे आकर अटक जाता। 1-2 बार ऐसा ही हुआ। फिर हमने जब खुद से जोर से आखिरी आयत की तिलावत की तो मेरे कजन की हालत बिल्कुल ही बदल गई और कुछ देर बाद बेहोश हो गया। फिर आधे घंटे बाद वो उठा और कहने लगा कि वॉशरूम जाना है। हम उसको वॉशरूम की तरफ ले गए। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कहीं तावीज ना उतार दे। खैर, वो जब वॉशरूम से निकल के कमरे की तरफ आया तो हमारी नजर उसके गले पर पड़ी तो वो तावीज गायब था। पता लगा कि वो तावीज वॉशरूम में फ्लश करके आ गया है। फिर हम दूसरी तावीज लेने गए तो उन्होंने कहा कि इसके पास सिर्फ 12 दिन हैं, दुआ करो। ये सुनकर हम बहुत घबरा गए। खैर, हम दोबारा तावीज लेके आए पर दोबारा उसको वो तावीज पहनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। पर जैसे तैसे करके हमने पहना ही दिया और उसी के पास बैठे रहे। वो तावीज उसके गले में 3-4 दिन रहा और साथ ही पढ़ाई भी चलती रही। उस दौरान वो बहुत जिद्दी हो गया था। जो चीज उसको खानी होती थी वो बस उसको फौरन मिल जाए, वो इस तरह का हो गया था कि 6 या 7 बंदों का खाना अकेले खाया जा रहा था और बहुत बुरे तरीके से खाता था। बस ऐसे ही वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतरी की तरफ आ गया और आज अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक है। इलाज मुकम्मल हो जाने के बाद हमने जब इस
सबकी वजह मालूम करने की कोशिश की तो पता चला कि शाम को घर वापस आते हुए वो कचरा कुंडी के पास से गुजर के आया था। उस वक्त किसी जिन का जनाजा गुजर रहा था, जिससे मेरे कजन को गुजर हो गया। इसी वजह से ये सब कुछ उनके साथ हुआ। खैर जनाब, उम्मीद करते हैं कि अब आपके कजन साथ खैरियत से होंगे। खैर, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग अब फिल्म आई है बुलबुल के नाम से। सही है, मुझे इंटरेस्टिंग क्यों लगी? क्योंकि एक कहानी है चुड़ैल की, एक गांव की कहानी है जिसमें लोगों की अमवात होना शुरू हो जाती है। पता ये चलता है कि उन सारी डेथ के पीछे एक चुड़ैल का हाथ है। अब आगे क्या होता है वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन जो हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि मैं एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालूं कि जिन, भूत, चुड़ैल, सरकटा, ये फलाना ढिमकाना, पिचल पैरी, ये क्यों इनको पिचल पैरी कहा जाता है, क्यों इनको चुड़ैल कहा जाता है, क्यों इनको सरकटा कहा जाता है? तो उसके अंदर एक बड़ी अच्छी लॉजिकल बात के जरिए बताया गया कि वो लड़की चुड़ैल क्यों कहलाई जाती है। डू वॉच इट। हकीकत क्या है? वैसे हकीकत ये है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आप मजाक उड़ाएं या ना उड़ाएं, आप इन पे बिलीव करें या ना करें, एग्जिस्ट तो ये करती हैं। बस आप ही खुश नसीब हैं कि जिनका अभी तक इन चीजों से सामना नहीं हुआ। खैर जनाब, हमारी टेलीफोन लाइंस खुली भी हैं 02134326675 या फिर 02134326676 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर चाहें तो अपनी ईमेल हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट ईमेल की तरफ। सलाम मिनहाज, मेरा नाम नूरुल हुदा है, कराची से मेरा ताल्लुक है। मैं आपसे अपना एक पर्सनल इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ 6 साल पहले हुआ था, जब हम अपने पुराने घर में रहते थे। उस टाइम हम धेली कॉलोनी क्लिफ्टन में रहते थे। उधर एक जगह काफी ज्यादा मशहूर है 40 साल से, जो अब तक लोग उसके बारे में बात करते हैं और डरते हैं उस जगह जाने से। वो एक बिल्डिंग है जो अब काफी टूट चुकी है और 40 साल के बाद है और 40 साल से बंद भी है। वो जन्नात के छाते के नाम से फेमस है। उधर ना कोई बिल्डिंग बन पाई, ना ही कोई उधर मगरिब के बाद जाता है। खैर, हमारा घर जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वो उसके काफी करीब था। उधर से रोज आना जाना होता है हमारा। बता इसलिए रही हूं कि इस बिल्डिंग के बारे में क्योंकि इट्स बीन वेरी फेमस फॉर सो लॉन्ग। आप भी इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं और चाहें तो खुद विजिट भी कर सकते हैं। मेरा वाकया यूं है, जब मैं मैट्रिक में थी तो जैसे अमूमन टीनेजर्स के वक्त आप काफी क्रैंकी, मूडी और थोड़े से इग्नोरेंट होते हैं घर के अंदर, अपने अपने काम में बिजी, तो काफी
अम्मी से बहस और लड़ाइयां हो जाती, जो बात मैं हम फौरन से मना लेती थी। खैर, ऐसे ही मेरी अम्मी से लड़ाई हुई, काफी बड़ी, किसी काम के बारे में जो मैंने टाइम पर नहीं किया था। अम्मी ने डांट दिया था, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, मगर मैं काफी जल्दी रो जाती और रूम में बंद हो जाती थी। उस दिन भी मैंने ऐसा ही किया, मगर क्या पता था कि उस दिन अकेले रोने से रूम में आइंदा के बाद कभी रोने की हिम्मत जुड़ा नहीं पाऊंगी। उस टाइम जब मैं रूम में गई और लॉक किया और पूरे अंधेरा था और मैं ज़ारों कतार रो रही थी अपने कमरे में हिचकियों के साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बराबर में कोई बैठा हुआ है। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, मगर कुछ सेकंड्स बाद मुझे मेरे ही बराबर से रोने की आवाज आई, जोर जोर से। और सबसे हैरानी और डरावनी बात यह थी कि वो मेरी ही आवाज मुझे आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कोई मेरे बराबर में बैठा रो रहा है, मेरी ही आवाज में, मेरे ही अंदाज में, जिस तरह मैं रो रही थी, उन्हीं हिचकियों के साथ। अब समझ नहीं सकते कि मेरी उस वक्त कंडीशन क्या हो गई थी। मैंने फौरन अपने कमरे की लाइट ऑन की तो देखा कोई रूम में नहीं। सामने वॉशरूम खुला हुआ था, उसको चेक किया, उधर भी कोई नहीं। और बिलीव मी मिनहाज, वो रोने वाली आवाज अब भी आ रही थी, बट अब बहुत टॉन्टिंग आवाज में आ रही थी, जैसे कोई मेरा मजाक उड़ा रहा हो। वो आवाज बंद नहीं हो रही थी और मैं दुआएं पढ़ना शुरू कर दी और बाहर फौरन भागी। बट अब भी मुझे वो आवाज याद है कि जिस टॉन्ट के तरीके से वो गूंज रही थी उस कमरे में। हमारे उस घर में काफी बार और वाकयात हुए, हमारे हर फैमिली मेंबर के साथ, खास तौर पर मेरी वालदा के साथ। उस घर में हमेशा से प्रेजेंस फील होती है। एक बार हम फैमिली विटनेस किया था एक ही टाइम, जो मैं कभी किसी और दिन अपनी ईमेल में वाकया बताऊंगी। खैर जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नूरुल हुदा, आपने उस इलाके को भी बताया। खैर मेरा आज अभी उस जगह से गुजर होगा तो मैं सोचूं कि दिल्ली कॉलोनी से गुजरता हुआ चला जाऊं। देखते हैं कौन सी जगह, एग्जैक्ट मुझे जगह बता दें तो अभी घर के रास्ते से मैं गुजरूंगा तो वही रास्ता पड़ेगा। हो सका तो अभी घूम लेंगे उस जगह से, अभी तो वैसे अंधेरा होगा। खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मिनाज भाई, दिलनवाज बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। दिलनवाज भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह करम, आप सुनाएं? मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र जी। हैदराबाद का एक बताइए मुझे कि हैदराबाद का तो एक पागल खाना मशहूर है। जी जी बिल्कुल, पागल खाना मशहूर। इसके अलावा मुझे बताइए कि हैदराबाद में कोई ऐसी जगह मशहूर है जो जैसे हमारे यहाँ कारसाज, कश्मीर रोड, फलाना रोड, धमाका रोड, ऐसी कोई मौजूद है वहाँ पे भी? बहुत सारे रोड हैं, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में ऐसे कहीं ना कहीं तो होते ही है। नहीं लेकिन वो वाली जैसे आई एम श्योर आप हैदराबाद से ताल्लुक है, आप वहीं रहते होंगे, लेकिन आपको कारसाज का जरूर पता होगा। जी जी जी।
ऐसी कोई जगह है वहाँ पे हैदराबाद की मशहूर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हैदराबाद की कोई मशहूर ऐसी जगह एक है, मतलब वो थोड़ा हैदराबाद से थोड़ी आउटसाइड पे है, वो मजार है और मतलब वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह है, तो उधर थोड़े ऐसे वाकयात के मतलब सीन ज्यादा सुनने में आते हैं। अच्छा, आपके साथ क्या वाकया पेश आया जो आप शेयर करना चाहेंगे? मेरे साथ वाकया असल में जो मैं सुनाना चाहता हूँ, हम जब छोटे थे तो मतलब गांव में रहते थे ना, अपने डिस्ट्रिक्ट सांगड़ साइड, तो वहाँ हम अपने डेली मतलब जिन बाजी के पास हम मदरसे, बहन भाई मदरसे पढ़ने जाते थे, तो वो थी हाफिज कुरान। तो उस मदरसे के बिल्कुल बराबर में ही एक मजार था। तो मतलब वो जो बाजी थी वो मतलब इन चीजों को नहीं मानती थी, पीर जी वगैरह, ये वो उनका मसलक अलग था। तो वो क्या करती थी, वो जो मजार था उसकी छत बराबर में उनकी छत लगती थी, तो अपनी छत से वो मतलब उनके मजार पे कचरा वगैरह डाल देते थे। तो अक्सर लोग मना करते थे कि बाजी आप ऐसा ना किया करें, माशाल्लाह से आप आलिम हैं और मदरसा पढ़ाते। आप प्लीज जल्दी से मुझे कॉल दोबारा कीजिएगा, आई एम सो सॉरी आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो नोट की तरफ और देखते हैं कि ज़यान है जिन्होंने अपनी ईमेल हमें भेजी है, ऑडियो भेजी है, और देखते हैं कि वो हमसे क्या अपना वाकया शेयर कर रहे हैं। सलाम मिनाज भाई, ये वाकया मेरे साथ 2 दिन पहले पेश आया तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। असर का टाइम होगा और मेरे दोस्त की मुझे मैं नमाज पढ़ के फ्री हुआ था बेसर की, दोस्त की मुझे मेरी कॉल आई। सो उसने कहा कि हमें तारिक रोड जाना, तो तुम 5 से 10 मिनट के अंदर नर्सरी के फ्लाईओवर के नीचे पहुंच जाओ जो तारिक रोड नर्सरी को कनेक्ट करे आपस में, मैं वहां से तुम्हें पिक कर लूंगा, फिर हम लोग तारिक रोड चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, अच्छा है, टाइम सेविंग हो जाएगी, क्योंकि कहाँ वो मुझे इतनी दूर लेने के लिए आता घूम के पूरा। मैंने कहा ठीक है, मैं फ्लाईओवर के नीचे पहुंच जाता हूँ। मैं घर से निकला और जब मैं घर से निकला तो उस वक्त मेरे ख्याल से मगरिब का वक्त नजदीक ही होगा, तो मैं घर से निकला हूँ और पेडेस्ट्रियन ब्रिज की तरफ गया हूँ जो नर्सरी मार्केट का ब्रिज है, वहां से चढ़ा हूँ, उतरा हूँ, नर्सरी मार्केट पे उतरा हूँ। अब मैं सर्विस रोड पे पैदल वॉक कर रहा हूँ और मेरा जो मुंह है, जो मेरा रुख है, वो इस नर्सरी के फ्लाईओवर की तरफ है। वहां पे ब्लू रिबन बेकरी बनी हुई है। अब मिनाज भाई, अगर आप शारे फैसल पे जा रहे हो और आपका मुंह एयरपोर्ट की तरफ हो तो नर्सरी पे सर्विस रोड पे आपको ब्लू रिबन बेकरी जरूर नजर आएगी, ठीक है। ब्लू रिबन बेकरी के बराबर में एक कच्ची बंद गली है, ठीक है, उसका फर्श भी कच्चा है और उसकी दीवारें जो है वो पहाड़ की चट्टान की तरह बनी हुई है, ठीक है। और एक ओल्ड बैनियन ट्री है जिसकी ब्रांचेस जो है, जो ब्राउन ट्री की ब्रांचेस जो है वो हैंग कर रही होती हैं, वो है, बहुत ओल्ड है वो, मतलब बहुत ही ओल्ड है। खैर, उसके नीचे एक बंदा बैठ के नमाज पढ़ रहा है बगैर मुसल्ले के, मतलब नंगे फर्श पे, और वो बंदा बहुत ही अनयूजुअल था। अच्छा, मगरिब का वक्त था तो इतनी डार्कनेस भी नहीं थी लेकिन इतनी लाइट भी नहीं थी, तो मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था कि वो बंदा है किस नौयत का। बहुत ही अनयूजुअल, मतलब अजीब सा बंदा वो लगा ना मुझे। मैंने कहा कि ना शायद कोई, अब मैंने कुछ मुझे अनयूजुअल लगा क्योंकि मगरिब की इस वक्त अजानें हुई नहीं थी, मतलब होने वाली थी, और वो बंदा बैठ के नमाज पढ़ा। यूजुअली अजान सुनने के बाद ही नमाज पढ़ी जाती है। खैर, उस नमाज पढ़ने वाले बंदे के पीछे 3 बच्चे जो है खेल लेते हैं। अच्छा, वो बच्चे भी बड़े अनयूजुअल थे। वो बच्चे खेलते खेलते दीवार पे चढ़ गए, मतलब हाथों से नहीं, पाँव से ना, जिस तरह वो वर्टिकली वॉक करते वो ऊपर जाते हैं ना, जैसे सड़क पे चल रहे हैं, इस तरह वो वॉक करते करते ऊपर चढ़ गए। अच्छा, ये दिस इज ऑल हैपनिंग इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। मैं सिर्फ गुजर रहा हूँ उस गली के सामने से, मैंने सिर्फ अपनी आंख की कनकी से ये चीज देखी, मतलब सनसनी नजर से नहीं देखा, मतलब इस तरह देख के मैं आगे चला गया अवॉइड करता हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि यार ये मैंने क्या देखा, ये क्या माजरा था। अब मैं इंक्विजिटिव हूँ, मैं वापस पलट के आया। मैंने देखा वहां ना वो कोई बंदा है ना वो 3 बच्चे हैं। अब बंद गली में बंदा बच्चे कहाँ जाएंगे, कोई ऑफिस तो वहां बना नहीं था, तो वो गायब है बंदे। मैं इतना परेशान, मैंने कहा यह मैंने क्या देखा। खैर, मैं चुपचाप चलना मैंने शुरू किया दोबारा नर्सरी के फ्लाईओवर की तरफ। तो अब वहां का जो सर्विस रोड है ना वो कच्चा है, उससे पेबल्स पड़े हुए, उससे मिट्टी पड़ी हुई, तो अगर आपके पीछे कोई चल रहा होगा तो आपको उसके कदमों की आहट समझ में आती है। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैंने पीछे पलट कर देखा, जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर मैं आगे मैंने वैसे ही चलना शुरू किया तो मुझे खास सी खुशबू
समझ में आई। वो खुशबू अच्छी खुशबू थी, लेकिन वो इतर टाइप भी नहीं थी, वो किसी अगरबत्ती टाइप की खुशबू भी नहीं थी, किसी परफ्यूम की भी खुशबू नहीं थी। वो ऐसी खुशबू थी कि मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकता। आज से पहले मैंने खुशबू कभी सूंघी ही नहीं। मैं वहां जाके खड़ा हो गया, इतनी देर में मेरा दोस्त आ गया। मैंने उससे कहा यार भगाओ बस, क्योंकि वो खुशबू मुझे तेज आनी शुरू हो गई थी। ये नहीं, मेरे सराउंडिंग मुझे सराउंड करी थी वो खुशबू। हम लोगों ने भगाया है। बस ये एक मेरा वाकया था छोटा सा, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। अस्सलाम वालेकुम। चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया ज़यान, आपने अपना वाकया हमसे शेयर किया। और जिस जगह की आप बात करें वो मेरे ऑफिस से 2 मिनट दूर है, और ये हिल पार्क तो नहीं, खैर नर्सरी की तरफ ही खिलाई जाती है। ब्लॉक 2 है एक्चुअली पीसी जिसका, जहां पे मशहूर बन कबाब वाला है नर्सरी बन, ये उसकी बैक साइड का एरिया है। अभी अगर आप चले जाएंगे तो आई एम 110% श्योर आपको खौफ आ जाएगा, क्योंकि पुराने घर बने हुए, बड़े बड़े घर हैं, अंधेरा है, रोडें टूटी हुई हैं, पुराने दरख्त हैं, तो ऑटोमेटिकली एम्बियंस ही वो बन जाता है कि आप इधर आएंगे आपको डर लगेगा। लेकिन क्या उधर इस तरह के वाकयात होते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। खैर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, क्योंकि शो ऑलमोस्ट अपने अख्ताम पे। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी मैं शादिया बात कर रही, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शादी जी, आपके साथ कोई वाकया पेश आया? जी बिल्कुल, मेरे साथ जो वाकया पेश हुआ है वो कुछ इस तरह से है। ये बात है 2007 की। सही। मेरे भाई की शादी थी, तो माइयों की तकरीब थी। तो माइयों की तकरीब जब थी तो वो खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो मैं अपने भाइयों के साथ सब सामान सिमट पा रही थी। बाहरी टेंट लगाता घर के बाहर ना, तो वहां से एक डॉग गुजर रहा था। तो मेरे भाई ने उसको देखकर कहा कि यार ये कितना बड़ा डॉग, अजीब सा है ये। तो मैंने कहा रात का टाइम है, ऐसी बात नहीं करो। बस ये बात मेरी पूरी कंप्लीट हुई, और एकदम से वो डॉग थोड़ा सा 2 मिनट आगे गया और एकदम से एक औरत का रूप धार लिया उसने। अच्छा। और बिल्कुल उसके सामने मस्जिद थी। अच्छा, वहाँ थोड़ी सी हमारी जो टेंट लगा हुआ था तो लाइट्स वगैरह आ रही थी, तो थोड़ी रोशनी थी, लेकिन वो रोशनी की तरफ नहीं आ रही थी। वाइट सूट पहना हुआ था, और एकदम से जैसे ही वो औरत के रूप में आई तो कहने लगी कि तुम लोग मुझे तंग कर रहे हो, छेड़ रहे हो तुम लोग, और मेरी तरफ इशारा कर रही थी कि ये लड़की भी मेरे साथ मिली, इन लोगों के साथ मिली हुई है और मुझे तंग कर रहे हैं ये लोग, मोहल्ले वाले उठो। अजीब अजीब आवाजें निकाल रही, चीख रही है। अच्छा, ये वाकई देखा तो थोड़ा सा डर भी लगा, लेकिन फिर आयत कुर्सी वगैरह देखकर मैंने कहा देखिए कब तक रहती है। मैंने अपने भाइयों को सबको अंदर टेंट में बुला लिया, और टेंट में थोड़े से 2-4 होल हुए हुए थे, हम उसको से देख रहे थे। अब वो मुसलसल बोले जा रही है कि अभी मैं फोन करती हूँ, अपने घर वालों को बुलाती हूँ। और आप लिटरली आप यकीन कीजिए, उसने ऐसी फोन किया, कहने लगी ये सामने लड़के हैं और उनके साथ लड़की है, वो मुझे तंग कर रहे हैं और तुम लोग आओ। 2 मिनट ही हुए थे कि 2 लड़के आए और एकदम से दीवार पे वो खड़े हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाकई जो है मेरी कजन वगैरह ना मेरी अम्मी को जाके बताया अंदर कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो मेरी अम्मी ने हम लोगों को बुलाने की कोशिश की कि अंदर आओ, हम लोग नहीं गए, हम वहीं पर ही सब देखने लगे। तो अम्मी ने कहा बस अभी देखना, ये करते करते काफी टाइम हो गया था। बराबर में चीख रही है, मौलवी साहब को आवाज मिली है, उनका मस्जिद का दरवाजा बजा रही है, और ये सब आवाज हमें आ रही है। फिर उसके बाद मेरी अम्मी ने कहा कि अभी देखना ये फजर की अजान जैसे ही होगी और ये एकदम से गायब हो जाएगी, नजर भी नहीं आएगी। फिर हम लोग 4-5 घंटे तक हम इसको देखते रहे, और वो चीखती रही, उसके घर वाले भी आते रहे, मस्जिद का दरवाजा खटाई है, बाकायदा मौलवी साहब की आवाज भी आ रही है। उन्होंने पूछा कौन, वो सब आवाजें खुद ही निकाल रही है। अच्छा। आओ जी, कहने लगी कि मौलवी साहब ये सामने जो लोग हैं मुझे तंग कर रहे हैं, मेरी इज्जत लूट रहे हैं, और अजीब बात है ना। तो फिर ये मौलवी साहब कहने लगे अच्छा मैं आता हूँ, और ये करके फिर वो आए सामने। बस उसके बाद ये होते होते आप बिलीव कीजिए कि फजर का टाइम, बस जैसे ही अल्लाह अकबर की अजानें हुई और वो एकदम से गायब हो गई।
तो ये वाकया ऐसा था जो अब तक मैं नहीं भूली और ना सारी जिंदगी में भूल सकती हूँ। और ये किधर हुआ था शाजी साहिबा? ये मैं बात बता रही हूँ नॉर्थ कराची 11A की बात कर रही हूँ। नॉर्थ कराची में। और ये आपकी आंखों के सामने हुआ था कि एक कुत्ता जो है वो एक औरत के रूप में चेंज हो गया? आप यकीन करें, मेरे भाई ने बस ये कहा था कि यहाँ कुत्ता कितना अजीब सा है ना, कितना बड़ा सा है। तो बस मैंने ये कहा, मैंने कहा कि अभी रात का टाइम है, ऐसी बातें इन पर नहीं करते, बस ये कहा है। और 2 मिनट आगे वो गई और एकदम से वो जो डॉग है वो रूप आ गया औरत के, उसमें व्हाइट सूट पहना हुआ था, लेकिन वो रोशनी की तरफ आकर ही नहीं दे रही थी वो। तो ये वाकई सारी जिंदगी मैं नहीं भूल सकती और कभी भी वो याद आ जाए तो ऐसा लगता है कि बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई अगर वो ये वाकई बताता तो शायद हम यकीन नहीं करते, हम कहते हैं अरे कुछ ऐसा नहीं, लेकिन ये तो मेरे साथ अपना बीता हुआ जैसे आप मुझे बता रही ना, तो मुझे सही बताऊं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तो चले मैंने बहुत सुना है कि जानवर जो है वो उसने अपना रूप बदल लिया इंसान में या वो मखलूक में, सॉरी, लेकिन जो आप बता रही है ना कि वो ये कितनी देर तक चलता रहा वाकया ये पूरा? ये मेरे भाई आप यकीन करें, ये 12:30 बजे के बाद शुरू हुआ था ये, और उस वक्त अजान 5 बजे होती थी। 2007 में बता रही हूँ। 4-4.5 घंटे हुआ है। जी हाँ जी। तो मोहल्ले में और कोई लोग नहीं आया? कोई भी नहीं आया, क्योंकि वो टाइम ऐसा हो गया था ना। नहीं 12 तो कुछ भी नहीं होते, 12 तो 12 साढ़े 12 तो आपको पता है कराची में हलचल वाला टाइम होता है। हाँ, लेकिन नॉर्थ कराची में तो आपको पता है गलियों में तो नहीं होता, रोड पर जरूर होता है, लेकिन ये तो गलियों का वाकया है। तो ये कोई ऐसी अच्छा, ये मुझे बताएगा कि ये आपके साथ ही हुआ है या और भी इलाके में लोगों के साथ होता रहा है? नहीं, और इलाके का तो नहीं पता, लेकिन ये मेरे साथ ही वाकया हुआ है। और ये वाकई बस वही मैंने कहा ना कि अगर हम भी किसी से सुनते ना तो शायद यकीन नहीं करते कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो हमारे साथ बीता हुआ है। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ, आपको मैं प्रोग्राम सुनती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, तो आज मौका मिला तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो एक ये नसीहत की और एक लोगों से ये भी कहना है कि उस वाकई के बाद तो जब मेरे बच्चे भी कभी रात में या दिन में भी अगर किसी जानवर के बारे में बात करें तो कहते हैं कभी भी ऐसा नहीं बोला करो आप। तो ये और लोगों की भी मैं बात करी, कभी भी वाकई इनको नहीं बोलना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आजकल जो बहुत कॉमन हो गई है, लोग अपने बच्चों को ये तमीज नहीं सिखाते कि किसी भी जानवर को पत्थर ना मारे, वो चाहे कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कोई भी हो। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली माँ बाप भी और उनके बच्चे भी ऐसे ही होते हैं कि वो कुत्ते को देखा और उन्होंने पत्थर मार दिया बगैर ये सोचे हुए कि वो भी एक अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, उसको भी तकलीफ होगी। और जब वो काटता है तो फिर कहते हैं कुत्ते ने काट लिया। जब ऐसी हरकतें करोगे तो कुत्ता काटेगा ही ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी आपने बात की। और आजकल तरबियत से ही तो फुकदान हो रहा है कि बड़े गलत करते हैं, उसी को देखा देखी वो बच्चे भी करते हैं। अच्छा सुने, अब ये वो तरबियत वाला शो नहीं रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। खैर जनाब, एक और हमारे पास अभी मौजूद है ऑडियो नोट, हमारे एक्चुअली 2 मौजूद हैं, मैं सोच रहा हूँ कि चला दूं, अच्छा है, मुझे इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑडियो नोट की तरफ और देखते हैं अब कौन अपना वाकया हमसे क्या शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनाज, मेरा नाम उम्र रुमान है और ये जो वाकया मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ ये मैं आप लोग से बहुत पहले शेयर करना चाहती थी, लाइक सिंस सो लॉन्ग। तो हुआ यूँ कि जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक एग्जैक्ट एज तो मुझे याद नहीं है, मे बी 10 और मे बी 7 और 8। तो हम लोग गार्डन की तरफ रहते थे एक बिल्डिंग में, ठीक। तो उसमें मैं और मेरा भाई क्योंकि कमरे में सो रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल था, तो कमरा वॉज ब्लैकआउट, इतना भी ब्लैकआउट नहीं था, वॉशरूम की लाइट जल रही थी तो उससे ना कमरे में रोशनी भी थी। तो मैं बचपन से ही बड़ी देर में सोती थी टिल नाउ। तो हुआ ये कि हमारे रूम में जो थी एक ग्लास लाइट थी बालकनी में, तो वो मैं कभी उस तरफ देख रही, कभी कुछ कर रही, कभी हाथों से खेल रही, कभी कुछ, कोई ख़ास मुझे ऐसी फीलिंग नहीं थी डर की। तो हुआ ये कि जब मैंने करवटें बदल रही हूँ, तो जब मैंने दोबारा करवट ली ग्लास लाइट की तरफ, तो व्हाट आई सॉ इज़ दैट कि उस स्लाइड पे, क्योंकि मैं अभी भी बता रही हूँ तो आई एम गेटिंग चिल्स,
तो उसके ऊपर पूरा एक कहते हैं ना नक्शा खिंच जाना दिमाग में, तो वो चिपक गया है बस। उसके ऊपर एक बड़ा सा हाथ था, एंड आई एम डैम श्योर कि वो हाथ था। अजीब पॉइंटेड फिंगर्स थी और सिर्फ हाथ था, बहुत बड़ा। मैं उसकी तरफ देख रही हूँ और अचानक से क्या होता है कि मैं डर के मारे ना मैंने यूं ही करवट बदल ली कि जो भी चीज़ है, ऑब्वियसली छोटी थी तो ये सोचा कि जो भी चीज़ है इसको पता ना चले कि मैंने उसे देख लिया। तो मैंने करवट बदल दी और मैं बस किस तरह मेरी आंख लग गई डर के, फिर पसीने छूट गए, मैं हिली नहीं, मैं सो गई। नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मैंने सबसे पहले ही देखा उस तरफ, तो सब कुछ नॉर्मल था स्कूल के वक्त। फिर जब मैंने अपनी दादी से शेयर किया तो उन्होंने बोला कि हाँ कोई नहीं मानता, हर कोई नहीं माना, जिसको भी बताया से नहीं माना। फिर दादी को सुनाया, उन्होंने माना। तो बाद में पता चला कि उस बिल्डिंग में ही कुछ असरात थे, और ऐसे ही बहुत सारे असरात होते, मतलब बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं उस बिल्डिंग में। एक दफ़ा लाइट गई हुई थी, हम लोग छोटे ही थे और हम लोग घर में बैठे हुए थे, तो पूरे बिल्डिंग की लाइट गई हुई थी, पूरे इलाके की। तो जो भी ऊपर चलता, लिफ्ट वगैरह पे बंद थी, तो जो भी ऊपर आना जाना था सब आवाज़ें आती थी। तो हम लोग अपने कमरे में बैठे हुए थे, लाउंज में बैठे हुए थे, तो आवाज़ आई कि ना किसी की चीखने की आवाज़ आई बहुत ज़ोर से, किसी लेडी की। तो हमने बोला अचानक के पता नहीं क्या हुआ, हमने झाँक के देखा तो कुछ था नहीं। खैर नेक्स्ट 2-3 दिन बाद पता चला कि उन आंटी के साथ हुआ ये कि वो सामान लेकर मतलब सीने में ऊपर जा रही थी अपने घर में, उनका किसी ने पाँव पकड़ लिया था और शी फेल डाउन आई गेस। तो इस वजह से बहुत से वाक़यात हुए कि उनकी मालिक मकान की बेटी को छत से किसी ने नीचे गिरा दिया था और वो लंगड़ी हो गई थी। दैट्स ऑल। खैर जनाब, ये उम्मे रुमान थी जिन्होंने अपने साथ हुआ वाक़या हमसे शेयर किया। कुछ और नाम है जो जल्दी से नाम शामिल कर लेते हैं। रिफत, मारूक अनवर, अब्दुल रज़ाक, अनस अली, मोहम्मद सलमान, फ्रांसिस, रॉबर्ट, विराट, आपका मैसेज आया, तूबा इनाम, थैंक यू, शाह इरफान, आलिया, अब्दुल रहमान, करीम समनानी, सबा मिर्जा, लाइका, लाइबा, अनीस, आप सब तमाम लोगों का मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने लास्ट ईमेल की तरफ चलते हैं। ये मेरे एक दोस्त का किस्सा जो गुलजार हिजरी की तरफ रहता है। मैं उसे अक्सर ड्रॉप करने जाता था क्योंकि उसके पास उन दिनों गाड़ी वगैरह कुछ नहीं थी। एक रात उसे ड्रॉप किया तो मैंने कहा, यार तुम्हारे ये एरिया बड़ा खतरनाक सा लगता है। इस पे उसने एक किस्सा सुनाया, उसी की ज़बानी सुनिए। हमने अपने घर की छत पे एक कमरा बनवाया है, हम दो भाइयों के लिए। हम दोनों वहीं सोते थे। ये कहानी असल में मेरे छोटे भाई ने विटनेस की। एक रात मैं सो रहा था और मेरा भाई टेरेस पे अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था। टेरेस से नीचे झांको तो थोड़ा सा आगे कुछ लड़के बैठे थे जो अपनी गैदरिंग लगाए बातों में मशगूल थे। कुछ टाइम बाद भाई ने फोन पे बात करते करते देखा कि गली के कॉर्नर पे एक औरत चलती हुई जा रही थी, जिसके पीछे ये लड़के उठ के चल पड़े। वो समझ रहे होंगे कोई ऐसी वैसी लड़की है, चलो पीछा करते हैं। फिर वो लड़की गली के कॉर्नर से मुड़कर लड़के भी उसके पीछे चले गए। अब सीन ऐसा है कि लड़की दूसरी गली में मुड़ चुकी है और लड़के भी। भाई को कोई नजर नहीं आ रहा। कुछ मिनट में लड़के दौड़ते हुए इस गली में वापस आए और गिरते पड़ते अपने अपने घरों में घुस गए। भाई जो टेरेस से ये सब देख रहा था, उसे कुछ समझ ना आया। वो पीछे होके बात करने लगा फोन पे कि अचानक विद इन फ्यू सेकेंड्स उसे नीचे घर वालों की गाड़ी के सायरन की आवाज आई, जो कि तब एक्टिवेट होता है जब कोई टच करे गाड़ी को। भाई ने नीचे झांका तो वो औरत जो गली के दूसरे कॉर्नर से मुड़ गई थी, अब हमारे घर के नीचे खड़ी थी गाड़ी के पास। भाई डर गया और डर के पीछे जाने लगा। अचानक टेरेस में गमला टूटने की आवाज आई। भाई ने मुड़ के देखा तो वो औरत अब टेरेस पे खड़ी थी। उसके बाद भाई ने हमें उठाया।
जब मेरी आंख खुली तो भाई बच्चों की तरह रो रहा था, हालांकि उस वक्त उसकी उम्र 20-21 साल थी। मैं डर गया। भाई ने कहा बस दरवाजा ना खोलना। मेरी और हालत खराब हो गई कि पता नहीं क्या हुआ है। मैंने वालदा को फोन मिलाया जो नीचे से ऊपर आई तो दरवाजा खोला हमने। उसके बाद भाई ने पूरा किस्सा बताया। टेरेस पे मौजूद तमाम गमले टूटे हुए थे। उसके बाद उसकी तबीयत खराब रहने लगी। कभी वालदा को मारने दौड़ता, कभी उसको घर में सांप दिखते, कभी कई दिन वो कमरे में बंद रहता। फिर चंद महीनों बाद उसका इलाज हुआ और वो बेहतर हो गया। लेकिन आज तक पता नहीं चल सका कि वो औरत कौन थी और ऐसा क्या उसने देख लिया था कि उसके पीछे पीछे इनके घर तक पहुंच गई। अब सोचिए एक सेकंड के लिए कि जिधर अभी आप मौजूद हैं, शायद घर की छत पे हो, शायद गैलरी में हो, शायद कमरे में हो जहां पे एक खिड़की हो। फर्ज कीजिए कि उस जगह से आपका रोड का नजारा हो रहा हो और उस रोड पे आप किसी को वॉक करते हुए देख रहे हो और चंद सेकंड बाद ही वही मखलूक, वही चीज, वही शख्स आपको अपने ही कमरे में नजर आए। तो कैसा फील करेंगे आप लोग? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा and don't forget to hit that bell icon. Until then, Khuda Hafiz.